नमस्कार। आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में जन्मजात होती है और सबसे ज्यादा माता पिता के लिए दुखदाई होता है, क्योंकि उनके बच्चे इस लायक नहीं होते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये बीमारी जन्म से ही आरंभ हो जाता है और ये इस बीमारी के जो डॉक्टर बताते हैं कि ये बच्चा अपने जो उम्र के हिसाब से काम नहीं कर पाता है, दूसरों को समझ नहीं पाता है और एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। उनमें अनेक तरह के व्यवहार, ये एक तरह के मानसिक रोग है। और ये रोग क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर ललित कुमार जी। डॉक्टर ललित कुमार जी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और मानसिक रोग क्षेत्र में इनका काफी अच्छा अनुभव है। इसी अनुभव और इनके चिकित्सा को देखते हुए कई पुरस्कारों सम्मानित किया गया है। हम बात करेंगे डॉक्टर ललित जी से आज ऑटिज्म के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो मैं आर्यावर्त टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, और एक पब्लिक रिलेशन के लिए मैं यहाँ पर सबको इस बारे में कुछ समझा पाऊँ ऑटिज्म के बारे में। थैंक यू सो मच सर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक डिसऑर्डर ग्रुप में जाना जाता है। ये बच्चों में जन्मजात होता है क्या ये बीमारी? इसके बारे में बताइए। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें कई तरह की कंडीशन होती है जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये बच्चों में हम देखते हैं इस प्रॉब्लम्स को। और क्या होता है, बच्चों में बाय बर्थ भी हो सकता है या ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल एज, ये 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर ही बच्चों को हो सकता है। इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं, बहुत कॉजेज इसके हो सकते हैं बच्चों में ऑटिज्म होने के। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके अगर हम कि ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म एक सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा अपने सोसाइटी में जो भी लोग हैं उसके आसपास, उसके पीयर ग्रुप, बड़े लोग, छोटे लोग, उन सबसे बच्चा इंटरेक्ट करने में असमर्थ रहता है। बच्चों से बातचीत नहीं कर पाता, उनसे सोशलाइज नहीं हो पाता है बच्चा। उसमें कुछ स्टिमिंग बिहेवियर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर्स देखने को मिल सकते हैं। बच्चा रेस्टलेस होता है, हाइपर एक्टिव हो सकता है। ये मतलब है कि अपने व्यवहार हो जो अपने बच्चों से सामान्य नहीं रख पाता, ये इसका मुख्य है। और अच्छा डॉक्टर साहब, इसके कितने प्रकार होते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं। इसके बारे में जैसे मैंने सबसे पहले बताया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है। तो इसमें मुख्य रूप से इसमें 5 तरह के कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले ऑटिज्म, एक है एस्पर्जर सिंड्रोम, एक है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, एक है रेट सिंड्रोम। तो इस तरह के इसमें कई सारे कंडीशंस आती हैं। तो इसके जो अलग अलग प्रकार, इसका क्या क्या विशेषता, मतलब क्या होता है, इससे बच्चे में क्या प्रभाव होता है? इन सब में कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें ऑटिज्म की या प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की, रेट सिंड्रोम के, एस्पर्जर्स की, है ना। तो इन सब में कुछ सिमिलर फीचर्स ये होते हैं। जैसे इन सब में बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है, उसको सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं बच्चे को, सेंसरी डिसफंक्शंस हो सकते हैं बच्चे को, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें तो रेट सिंड्रोम सिर्फ फीमेल्स में होता है, गर्ल चाइल्ड में होता है रेट सिंड्रोम। तो इस तरह से रेट सिंड्रोम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एस्पर्जर्स की बात करें तो एस्पर्जर में इंपल्सिविटी थोड़ा सा और ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ऑटिज्म की अगर हम बात करें तो ऑटिज्म में सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ज्यादा होता है बच्चों का। तो इस तरह से हर कंडीशन में कुछ कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इसके मतलब है, मान लें कि किसी बच्चे को, भाई आम जनता तो समझती नहीं है कि हम बच्चों को क्या है, तो क्या लक्षण होता है जिससे पता चल सके वो आपको कि हमारे बच्चों को ये है, फिर वो डॉक्टर पास जाए? क्या क्या लक्षण क्या होते हैं इसके विशेष रूप से? देखिए, ऑटिज्म के जो मेन सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चे की स्पीच डिले होती है। सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि बच्चे की स्पीच डिले होती है, बच्चा सोशल कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सोशलाइज नहीं हो पाता है, बच्चा अपने पीयर ग्रुप में जाके थोड़ा सा अनईजी फील करता है, ही डजंट वांट टू बी देयर, क्राई करता है, क्रैंकी हो सकता है, स्क्रीमिंग बिहेवियर्स होते हैं। और उससे ज़्यादा मेजर देखा जाता है बच्चों में सेंसरी इश्यूज। जैसे कुछ सेंसरी इश्यूज मैं आपको कॉमनली बताऊंगा जो बच्चों में नोटिस होते हैं। बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, सिटिंग इंटॉलरेंस होता है बच्चे का, एक जगह बच्चा टिक के ज़्यादा देर नहीं बैठता, ऑलवेज ऑन गो होता है। जैसे कि समझा जाता है कि बच्चा कई बार फैमिलीज में ये बोल के टाल दिया जाता है कि बच्चा नॉटी है, ज़्यादा शरारती है।
तो लेकिन ऐसा नहीं है, वो बच्चे में हाइपर एक्टिविटी सिम्टम हो सकता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर सीकिंग बिहेवियर टेक्निकल टर्म्स में। बच्चों की स्पीच डिले हो सकती है। तो इस तरह से कई हमें फीचर्स बच्चे में देखने को मिल सकते हैं कॉमनली। कुछ स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि बच्चा कुछ चीज़ों को लाइन्स में अरेंज करेगा, राइट। तो इस तरह के हमें स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स बच्चे को देखने को मिल सकते हैं। हैंड फ्लैपिंग मिल सकता है, फ्लिपिंग बिहेवियर्स मिल सकता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स में एक टो वॉकिंग भी आता है, कुछ बच्चों में टो वॉकिंग भी होती है। कुछ टेक्टाइल सेंसिटिविटी के इश्यूज होते हैं। टेक्टाइल डिफेंसिवनेस में बच्चा क्या होता है कि उसको बहुत तरह के टच से उसको यक फीलिंग होती है। हाई नेक कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, या वो प्रेफर करेगा कि बच्चा फुल स्लीव ही पहनूं या फिर मैं हाफ स्लीव ही पहनूं। कई बार ऐसी प्रेफरेंसेस भी बच्चे की हो सकती है। सॉक्स पहनना बच्चा अवॉइड कर सकता है। तो इस तरह के हमें कुछ सेंसरी डिस्फंक्शन से बच्चे में देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये आपने कहा है कि बच्चा हाइपर होता है, गुस्सा हो सकता है उसको, तो आम बच्चे भी होते हैं, कई होते हैं जो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो इसमें उसमें दोनों अंतर क्या हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव टर्म्स में हमेशा मिसमैच कर देते हैं। देखिए, हाइपर एक्टिव टर्म जिसको हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम एक वेस्टिबुलर लेवल पर, जिसमें बच्चा हाईली मूवमेंट सीकिंग बिहेवियर्स के साथ होता है। हाईली मूवमेंट सीकिंग बिहेवियर का मतलब है बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता, उसे बहुत ज्यादा भागने दौड़ने की उसे जरूरत रहती है, तो बहुत ज्यादा बच्चा भागता दौड़ता है। सिटिंग इनटॉलरेंस होता है बेसिकली बच्चों में। इंपल्सिव होते हैं वो बच्चे, वो हाइपर एक्टिविटी है। जो हम बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को गुस्सा कर रहा है, बच्चा बहुत ज्यादा चीजें फेंक देता है या हिटिंग कर देता है, तो ये एग्रेसिव में आता है। तो दोनों ही हमारे डिफरेंट टर्म्स है, हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एक बच्चा नॉर्मली डेवलप्ड बच्चा जब एग्रेसिव होता है तो पेरेंट्स उसको थोड़ा सा डांटते हैं, ओ बेटा आराम से बैठ जा, गुस्सा नहीं करना। इस तरीके से बच्चे को कुछ भी डांटा जाता है, प्यार से समझाया जाता है, तो बच्चा हम देखते हैं बहुत ईजिली इस बात को समझ जाता है। लेकिन यही जब बच्चा जिसको ASD है, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का अगर किसी बच्चे को कंडीशन है, तो उस बच्चे के अपनी बॉडी को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप उससे बोलोगे तो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। हम एक फीचर को उससे बात करते हैं, पुअर इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग भी होता है बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में। और उसके अलावा पुअर आई कॉन्टैक्ट होता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो बच्चों को देखने को मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो भाई कोई परेशानी तो बच्चों को हो तो माता पिता को दुख होता ही है, परेशानी होती है, तो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे कौन सा ऐसा व्यवहार होता है जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक माना जाता है? देखिए, ऑटिस्टिक बच्चों में जो व्यवहार जो सबसे चिंताजनक माने जाते हैं, वो एक हमें ऐसा फील होता है कि सोशलाइजेशन, कि बच्चा पीयर ग्रुप में इंटरेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए पब्लिक डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सोशलाइज ना हो पाने वाला एक फैक्टर हो सकता है बच्चों का, जो कि बहुत चिंताजनक माना जा सकता है। कुछ बिहेवियर इश्यूज बच्चों के चिंताजनक माने जा सकते हैं, वहां पर होते हैं। कई बार ऑटिज्म के साथ बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है एसोसिएट, वो हो सकता है। और एक स्पीच डिले, तो वो हो सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, कई बार हम स्पीच डिले को बहुत कॉमन ले जाते हैं। कई बार हमारे मतलब इंडिया में देखा जाता है कि फॉर पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे बोल देते हैं कि लड़के थोड़ा सा लेट बोलते हैं, बॉयज थोड़ा सा लेट, उनकी स्पीच थोड़ा लेट ही आती है। तो इस चीज़ों पर हमें नहीं चलना चाहिए। हमें एक नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के हिसाब से चलना चाहिए कि इस टाइम पर ये स्पीच में ये डेवलपमेंट आना चाहिए, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, तो इसका कारण क्या होता है? जो ऑटिज्म होते हैं, इसका कारण क्या होता है? देखिए, ऑटिज्म के कॉजेज पर अभी बहुत रिसर्चेस चल रही हैं, लेकिन कुछ कॉमन कॉजेज यहाँ पर देखे गए हैं, जैसे कि कई बार जेनेटिक कंडीशंस भी हो सकती हैं, कि फैमिली रनिंग कंडीशन हो सकती है ऑटिज्म की कुछ, तो जेनेटिक्स में भी कुछ चीज़ों पर रिसर्च चल रही है। कई बार हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स भी हो सकती है, बैड डाइट स्टाइल, लाइफस्टाइल हो सकता है। और एक बच्चों में देखा जा रहा है अभी आजकल स्क्रीन टाइम, तो ऐसे छोटे बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम दिया गया है, उनमें भी कुछ ऑटिज्म रिलेटेड फीचर्स बाद में डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरली रिग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट बच्चे का हुआ, कि बच्चा शायद अभी तक तो ठीक से डेवलप हो रहा था और उसके बाद एकदम से उसमें फीचर्स ऐसे आ गए जिससे कि उसका आई कॉन्टैक्ट पुअर हो गया, उसका सोशलाइजेशन पुअर हो गया, सोशल स्किल्स उसके पुअर हो गए। तो इस तरह की कंडीशंस आ सकती हैं। स्पीच डिले भी हो सकती है ऐसी सिचुएशंस में बच्चों के। तो कई बार ये फीचर्स भी बच्चों के देखने को मिलते हैं। तो एक स्क्रीन टाइम एक बहुत मेजर इशू रहता है इसके लिए। जैसे अभी मेरा एक एक्सपीरियंस है, लॉकडाउन पीरियड जब रहा कोविड ड्यूरेशन का, तो उस टाइम पर पेरेंट्स भी घर में, बच्चे भी घर में, तो उस टाइम पर जो छोटे बच्चे थे
उनका इस पर बहुत इफेक्ट आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में रख दिया, क्योंकि बच्चे के लिए भी इस टाइम पर कहीं प्ले स्कूल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, कहीं सोशलाइज वो हो नहीं कर रहे थे। तो 24 आवर्स पेरेंट्स बच्चों को कैसे इंगेज करें, उनका वर्क फ्रॉम होम था, उन्हें अपना काम भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो कहीं ना कहीं एक जो लाइफ पैटर्न जो वहाँ डिस्टर्ब हुए, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिस्टिक सिम्टम्स बच्चे में बहुत आए हैं। इसी से संबंधित एक और हमारा सवाल है, हमारे जो दर्शकों ने भेजा है कि आजकल बच्चे, आप देखिए हर बच्चे, यहाँ तक कि 6 महीने बच्चे भी होते हैं मोबाइल देखने के शौकीन हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा देखते हैं। तो क्या अगर इस तरह के मोबाइल ज्यादा देखने से भी इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं बच्चे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्क्रीन टाइम बच्चों का अगर एक्सेस होगा तो उससे भी इफेक्ट होता है। तो कोशिश तो यही की जाती है, कम से कम हम बच्चों को 3 साल तक तो बिल्कुल भी स्क्रीन ना दें। तो स्क्रीन टाइम मैं तो यही रिकमेंड करता हूं सबको कि 3 to 5 ईयर्स, अप टू 5 तक हम कर पाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट एटलीस्ट हमें अप टू 3 ईयर्स तक तो बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 ही रखना चाहिए हर एक कंडीशंस में, क्योंकि स्क्रीन टाइम से ऑटिस्टिक फीचर्स तो बच्चा डेवलप कर ही सकता है, उसके अलावा एग्रेशन और बिहेवियर इश्यूज बच्चों में आते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा नहीं खाता तो पेरेंट्स को खिलाने के लिए स्क्रीन लगा देते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन टाइम बहुत हार्मफुल होता है बच्चे के लिए। अच्छा, इस बीमारी से जो क्या इलाज क्या इसका है, क्या संभव है, इलाज होता है? कई बार हमने सुना है कि ये मैंने जन्मजात रह जाता है, कभी नहीं ठीक होता है, इसका क्या इलाज संभव है? देखिए, अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें कि इसमें क्या बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं, क्या चांसेस हैं इसके इलाज के, तो हाँ, इसमें कई तरह की रेमेडीज होती हैं, कई तरह की थेरेपीज दी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेंसरी इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाता है, यहाँ पर बच्चों के सेंसरी डिस्फंक्शंस पर काम किया जाता है, सोशल स्किल्स पर काम किया जाता है बच्चों के, एडीएल्स पर, एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग पर बच्चों के लिए काम किया जाता है, बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर काम किया जाता है, जिससे कि बच्चों में जिन सब फीचर्स की हमने बात की, जिन सब बच्चों के लक्षण जो दिखते हैं, उन सब चीज़ों को हम बच्चों को उसमें ठीक कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को। तो यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें बहुत हेल्प करती है। उसके बाद फिर स्पीच थेरेपी इसमें हेल्प करती है, उससे बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। स्पेशल एजुकेशन का भी इसमें रोल रहता है कि बच्चों को कुछ डिफरेंट तरीके से चीज़ें सिखाने में बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। तो अल्टीमेटली ये है कि अगर बच्चे पर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अगर पेरेंट्स और एक रिहेबिलिटेशन टीम मिलके, जिसमें मेडिकल टीम के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे और रिहेबिलिटेशन टीम से स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, स्पेशल एजुकेटर्स होंगे, जब ये मिलके टीम वर्क में बच्चे के साथ काम करेंगे विद द एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स, तो बच्चे बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इसके इलाज के बारे में बात किए हैं, तो क्या इस बीमारी से बचाव भी संभव है? माने क्या ऐसा तो नहीं कि आपने कहा कि हमने चाहे सुने कि जन्मजात भी होता है बीमारी, तो गर्भावस्था के दौरान भी कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसके कारण ये बच्चे ऑटिज्म शिकार हो सकते हैं? क्या इसका बचाव संभव है? देखिए, ऑटिज्म पर अभी ये सब रिसर्चेस चल रही हैं कि इसमें जेनेटिक कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, उससे कैसे अगर बचाया जा सकता है तो कैसे बचाया जा सकता है, इस पर भी रिसर्चेस चल रही हैं। लेकिन उसके अलावा हम इससे बचाव की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करो, आप लोग उनसे बहुत सोशलाइज हो, उन्हें लोगों से मिलवाने में, घुमाने, लोगों से घुले मिले बच्चा, इस पर बहुत फोकस करो बच्चे के साथ। और स्क्रीन टाइम शुड बी 0। तो इन सब चीज़ों से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, कई बार होता है कि किसी माता पिता का पहला बच्चा ऑटिज्म शिकार हो जाता है, तो उन्हें ये अगला बच्चा करने में डर होता है कहीं दूसरा बच्चा भी तो नहीं शिकार हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है कि अगला बच्चा भी इस बीमारी शिकार हो सकता है या नॉर्मल होगा? देखिए, इसका कोई 100% नहीं है कि बच्चा इस बीमारी से शिकार हो। ऐसा देखा गया है कि कई पेरेंट्स के 2 बच्चे होते हैं, तो फर्स्ट चाइल्ड में भी ऑटिस्टिक और सेकंड चाइल्ड बिल्कुल नॉर्मल हो, और फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल है, सेकंड चाइल्ड ऑटिस्टिक हो। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपको फर्स्ट चाइल्ड ऑटिस्टिक है तो सेकंड चाइल्ड ऑटिस्टिक होगा ही। अगर कुछ जेनेटिक कंडीशंस हो तो उसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, जब आप उनसे मिलें तो कुछ जो ज़रूरी जो उसके लिए टेस्ट होंगे वो करा लेंगे, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी। तो ये, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो सेकंड बच्चा भी आपका ऑटिस्टिक हो। डॉक्टर साहब, क्या मतलब ऑटिस्टिक बच्चे को विशेष कोई आहार की आवश्यकता होती है या कि नॉर्मल बच्चे जो तो वही आहार उनको चाहिए होता है? देखिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अगर हम उनके आहार की बात करें, उनके डाइट की बात करें,
तो कुछ चीज़ें हमें वहाँ पर अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि शुगर कंपल्सरी हमें अवॉइड करना चाहिए। शुगर किसी के लिए भी हेल्दी नहीं होता है, सबके लिए अनहेल्दी होता है शुगर तो, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों के लिए प्रेफरेबली हमें शुगर को अवॉइड करना चाहिए। कुछ कैफीन को हमें अवॉइड करना चाहिए या बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए इन प्रोडक्ट्स को। और कुछ अगर हम डाइट्स की बात करें तो मैग्नीशियम रिच डाइट, विटामिन B12 रिच डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच डाइट, इस तरह के हमें उसे बच्चों को डाइट देनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऑटिज्म के बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बोला कि बच्चों को सोशलाइज करने पर बहुत फोकस किया जाना चाहिए, स्क्रीन टाइम 0 रहना चाहिए बच्चों का, और बच्चों को पीयर ग्रुप में ज़रूर आप लोग इन्वॉल्व कराएं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर दर्शकों को गाइड करूँगा कि बच्चों के साथ आप लोग इंटरेक्ट ज़रूर करें। कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हम कम टाइम दे पाते हैं, फादर्स कम टाइम दे पाते हैं, तो उस चीज़ों को हम कोशिश करें कि हम रिस्ट्रिक्ट करें, सब लोग बच्चों को बहुत टाइम दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिच बच्चों को टाइम देंगे उतना ही आपका बच्चा सोशलाइज होगा, उतना आपका बच्चा इंप्रूव करेगा। डॉक्टर साहब, एक और अभी जो वर्तमान में आपने बात अभी हमारी चली है उसमें बात है, एक बात है कि आज के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, तो कोई आप ऐसा टिप्स दे माता पिता के लिए, बच्चे तो छोटे नहीं समझ पाते चाहे तो, कि मोबाइल से उनको दूरी बनाए बच्चे, कोई ऐसा बना आप बताइए बात। हाँ जी, तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ बच्चों के लिए कुछ गेम प्लान्स कर सकते हैं, उनके लिए कुछ रूटीन्स प्लान कर सकते हैं, कुछ शेड्यूलिंग उनकी अच्छी कर सकते हैं, जिससे बच्चों को स्क्रीन टाइम अवॉइड करने में हेल्प मिलेगी। जनरली क्या होता है कि हम बोल तो देते हैं कि स्क्रीन टाइम 0 करें, लेकिन बच्चे को हम कहाँ इन्वॉल्व करें, ये पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो वहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए उसे बहुत तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चे के लिए बहुत तरह के टॉयज़ घर में रख सकते हैं, एक्टिविटीज़ रख सकते हैं जिससे बच्चा इन्वॉल्व हो। तो जैसे कि आप पजल्स बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है, जमलिंग वर्स टाइप की गेम बच्चों को आप करवा सकते हैं, कुछ फिजिकल गेम करवा सकते हैं, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा बच्चे का शेड्यूलिंग रखेंगे, बच्चों को पता होगा इसका मैं ये चीज़ करूँगा, उसका मैं ये चीज़ करूँगा, बच्चे की उतने ही डिमांड स्क्रीन को लेके कम हो जाएगी। क्योंकि बच्चे को क्या करना है, अपना माइंड और अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज करके रखना है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे खेलने को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। तो इसके लिए अगर हम एक स्पोर्ट्स हम ऐड करेंगे तो हम फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए हम एक गेम हम ऐड कर लेंगे। उसके अलावा हम कुछ इंटेलेक्चुअल गेम के लिए हम कुछ पजल्स बच्चे के साथ ऐड कर सकते हैं, कुछ सोशल इंटरेक्टिव हम टाइम बच्चों के साथ घर में रख सकते हैं, पेरेंट्स के साथ टाइम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें अगर बच्चों के प्लान करेंगे तो डेफिनेटली हमें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने में और स्क्रीन टाइम को 0 करने में हेल्प मिलेगी। डॉक्टर ललित जी कह रहे थे कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हो या साधारण बच्चे भी, उनको मतलब मोबाइल से हम दूर रखें, और उन्होंने ये भी बात कही कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक बच्चे को, अगर परिवार के एक बच्चे को ऑटिज्म शिकार है तो दूसरा बच्चा भी हो सकता है। इसलिए इस बात से मतलब है कि कोई शंका नहीं होना चाहिए, और इन्होंने काफ़ी अच्छा जानकारी दी, और हमें आशा है कि जो अभिभावक है जिनके बच्चे इस बीमारी शिकार हो, उनको कुछ आशा किरण जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।